नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जी के ज्ञान सागर चैनल पर मैं सुनील उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के बड़े ऐतिहासिक, बड़े मार्मिक हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन करते हैं। हल्दी घाटी क्षेत्र ये राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी का ये क्षेत्र, खमनौर के आसपास का ये इलाका राजस्थान में चंदन के वनों के लिए बहुत मशहूर रहा है। हिंदुस्तान में सर्वाधिक चंदन के वन कर्नाटक राज्य में है, जबकि राजस्थान में हल्दी घाटी के आसपास का क्षेत्र चंदन के वनों के लिए जाना जाता है। यह युद्ध 1576 में लड़ा गया था, लेकिन 1576 में युद्ध 21 जून को लड़ा गया या 18 जून को लड़ा गया, इस पर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। 18 जून 1576 अधिकांश इतिहासकार इसे बताते हैं। यहां तक कि हल्दी घाटी में स्थित अभिलेख भी इसे 18 जून को बताता है, लेकिन 21 जून डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे बताते हैं। अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध को 21 जून को होना बताते हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि 21 जून 1976 के समय हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हल्दी घाटी क्षेत्र में दौरा किया था उन्होंने, और इंदिरा गांधी हल्दी घाटी में आई भी थी। 21 जून 1976 को इंदिरा गांधी हल्दी घाटी क्षेत्र में आई थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें बादशाह अकबर स्वयं उपस्थित नहीं था। अकबर स्वयं तो इस युद्ध में नहीं आया, लेकिन अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के शासक मानसिंह ने किया था। याद रहे, ये मानसिंह ये वही शासक है जिनके 1600 से अधिक रानियां थी, इसलिए इन्हें राजस्थान का कृष्ण कहते हैं। राजस्थान की राधा मीरा को कहा जाता है, तो राजस्थान का कृष्ण मानसिंह को कहा जाता है। यह आमेर के शासक थे। मानसिंह के साथ दूसरे सेनापति मिर्जा आसफ खां इस युद्ध में उपस्थित थे। मिर्जा आसफ खां ये सेनापति भी मानसिंह के साथ सह सेनापति के रूप में इस युद्ध में शामिल होते हैं। इस युद्ध में मानसिंह की सेना में एक इतिहासकार भी आए थे, एक ऐसे इतिहासकार जो बदायूं में जाकर बस गए थे। बदायूं नाम का स्थान उत्तर प्रदेश में है, जबकि बदख्या नाम का स्थान अफगानिस्तान में है, और बदायूं में बस जाने के कारण ये बदायूनी कहलाए। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने फारसी जबान में, फारसी भाषा में पुस्तक लिखी, मुंतख्वाब उल तवारीख। मुंतख्वाब उल तवारीख, इस फारसी किताब में बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी किया है। हल्दी घाटी युद्ध में शामिल होने से पूर्व मानसिंह ने बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज में इस युद्ध की योजना बनाई, और युद्ध से पहले मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनाई? मैगजीन के किले में बनाई। अब ये मैगजीन का जो दुर्ग है ये अजमेर में पड़ता है, और आपको मालूम भी है कि ये मैगजीन दुर्ग वह किला था जो राजपूताने का, राजस्थान का अकेला किला है जो फारसी तकनीक पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। इसे अकबर का शस्त्रागार भी कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई। इसके बाद मानसिंह ने अजमेर से अपनी सेना को आगे बढ़ाया, और अपनी सेना का पहला पड़ाव, अपनी सेना का पहला केंद्र मोलेला गांव राजसमंद को बनाया। ये जो मोलेला गांव है राजसमंद जिले में, ये मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां यानी कि टेराकोटा के लिए बहुत मशहूर रहा है। टेराकोटा कला के लिए मोलेला गांव बहुत प्रसिद्ध रहा है। एक पक्ष हो गया। अब हम दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। दूसरा पक्ष है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप को हम वीर शिरोमणि कहते हैं। भक्त शिरोमणि मीरा को कहा जाता है। महाराणा प्रताप एक राजपूत है, लेकिन संयोग देखिए कि प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम सेनापति कर रहा है, हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व दे रहे थे। हकीम खां सूरी की मृत्यु राजस्थान में ही हुई थी, और इनका जो मकबरा है वो खमनौर गांव में स्थित है। ये खमनौर गांव राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप का हकीम खां सूरी जो उसके सेनापति थे,
इसके अलावा महाराणा प्रताप का साथ मेवाड़ के भीलों ने भी दिया था। एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि मेवाड़ के आंचलिक क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने प्रताप के खिलाफ विश्वासघात किया हो। तो महाराणा प्रताप के साथ देने वाले पूंजा भील और चूड़ा भील, ये भीलों के सरदार थे। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि राजपूतों में ऐसी परंपरा थी कि जो सेना की अग्रिम टुकड़ी थी, जिसको हरावल कहा जाता था, चुने हुए नौजवान उस टुकड़ी में हुआ करते थे और उसे प्रमुखता दी जाती थी। सेना की जो अग्रिम टुकड़ी थी, हरावल जो थी, उसका नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहे थे, जबकि जो पीछे का भाग होता है सेना का, जिसे हम चंदावल कहते हैं, उस चंदावल का नेतृत्व पूंजा भील कर रहे थे। महाराणा प्रताप भी अभी हल्दी घाटी की तरफ नहीं पहुंचे, लेकिन उससे पहले अपनी सेना का केंद्र बनाया, सेना का पड़ाव डाला और यह पड़ाव लोहसिंह गांव में डाला। ये लोहसिंह नाम का गांव राजसमंद जिले में स्थित है। लोहसिंह गांव ने महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले अपनी सेना का पड़ाव डाला। अब महाराणा प्रताप को स्पष्ट पता है कि युद्ध तो अवश्यंभावी है, क्योंकि एक के बाद एक वो अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडलों को ठुकरा चुके थे। अकबर ने सर्वप्रथम जलाल खां कोची को भेजा, उसके बाद मानसिंह, फिर मानसिंह के पिता भगवंत दास, और लास्ट में अकबर ने अपने राजस्व मंत्री टोडरमल को प्रताप को समझाने के लिए भेजा कि किसी भी प्रकार प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप कब समझने वाले, कब मानने वाले थे? वो अपनी आन बान और प्रतिष्ठा के लिए, राजपूती शान के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप ने जो जवाब जलाल खां कोची को दिया, वही जवाब टोडरमल को दे दिया, यानी किसी भी सूरत हाल में प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रताप को यह भी मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम युद्ध के मैदान में आएगा। तो महाराणा प्रताप ने ये जो हल्दी घाटी के आसपास का क्षेत्र है राजसमंद जिले में, इस हल्दी घाटी के आसपास के क्षेत्र पर महाराणा प्रताप ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी, और प्रताप ने इसकी तैयारी के लिए इस हल्दी घाटी के आसपास के जो क्षेत्र है, इसमें जितनी भी हरियाली थी, प्रताप ने उसे पहले ही नष्ट कर दिया, इसलिए कि जब शत्रु सेना हल्दी घाटी में प्रवेश करेगी तो शत्रु सेना अपने साथ लाए हुए पशु संपदा को यहां कोई चारा उपलब्ध ना हो पाए। महाराणा प्रताप की अच्छी कूटनीति थी। अभी तक टकराव की स्थिति नहीं आई है, दोनों के मध्य अभी टकराव नहीं हुआ है, दोनों के मध्य अभी टकराव नहीं हुआ है। महाराणा प्रताप सबसे पहले लोहसिंह गांव से अपनी सेना को हल्दी घाटी की ओर ले जाते हैं, और हल्दी घाटी की ओर जो अपनी महाराणा प्रताप की सेना पहुंची, तो हल्दी घाटी के ऊंचे स्थानों पर महाराणा प्रताप ने अपना केंद्र बना लिया। हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप की सेना का केंद्र केलवाड़ा गांव था, और केलवाड़ा युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना का केंद्र था, लेकिन युद्ध से पहले प्रताप की सेना का केंद्र लोहसिंह नाम का गांव था। केलवाड़ा में महाराणा प्रताप की जब सेना, यानी हल्दी घाटी में जब प्रताप की सेना पहुंची, तो पीछा करती हुई मुगल सेना भी हल्दी घाटी के दुर्गम इलाकों में चली गई, और महाराणा प्रताप ये चाहते भी थे कि ये पहाड़ी जो क्षेत्र है हल्दी घाटी का, इससे मेवाड़ में के जो भील थे, प्रताप के साथी जो थे, वो पूरी तरह अभ्यस्त थे, लेकिन ये बाहर से आई हुई मुगलिया सेना इस हल्दी घाटी के दुर्गम रास्तों से पूरी तरह अनभिज्ञ थी, और इसका फायदा प्रताप को मिला और लाजमी था। जैसे ही हल्दी घाटी के दुर्गम दर्रों में होकर के मानसिंह की सेना बढ़ने लगी, पीछे से महाराणा प्रताप छापामार प्रणाली से, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से प्रताप आक्रमण करने लगे। याद रहे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जन्म सबसे पहले चीन में हुआ था। भारत में इस पद्धति का पहला प्रयोग प्रताप ने हल्दी घाटी में किया था, लेकिन गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति का जनक शिवाजी को कहा जाता है, शिवाजी को माना जाता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का इलाका है वो पर्वतीय है, और उस पर्वतीय इलाके में औरंगजेब की नाक में दम किया शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली से। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती, मानसिंह की फिर पीछे से अटैक हो जाता, फिर सेना आगे बढ़ती, फिर छापामार प्रणाली से अटैक होकर पहाड़ों में छुप जाते। स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई मानसिंह की। उसे नहीं पता था कि जो मानसिंह 11 साल की उम्र से युद्ध के मैदान में है, जिसने 11 साल की उम्र में रणथंबोर जैसे सुदृढ़ किले को हरा दिया, जिसने राव सुरजनहाड़ा को हरा दिया, वो मानसिंह आज ऐसी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अचानक मानसिंह ने देखा कि हम पराजय की तरफ जा रहे हैं। तो मानसिंह जाति से राजपूत है, प्रताप भी जाति से राजपूत।
एक राजपूत अपने दूसरे राजपूत की कमजोरी को अच्छे से समझता है। इस युद्ध में मानसिंह ने महाराणा प्रताप को ललकारना शुरू किया, चुनौती देना शुरू किया, खून को गाली देना शुरू किया। और राजपूतों की ये एक कमी कह सकते हैं आप, या उनकी एक प्रतिष्ठा कह सकते हैं कि अगर उनके खून को गाली दी गई तो खून उबल कर गलतियां करता था। वही स्थिति प्रताप की हुई। मानसिंह ने जब महाराणा प्रताप को चैलेंज किया कि एक सच्चा राजपूत कभी युद्ध में पीछे से वार नहीं करता, उस शेर की कौम होता है, उस सामने से वार करता है। महाराणा प्रताप इस चुनौती को स्वीकार किया और महाराणा प्रताप सहन नहीं कर पाए। और एक पहली गलती हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से हुई कि जो महाराणा प्रताप अभी तक युद्ध में पीछे से अटैक कर रहे थे, अब महाराणा प्रताप सामने से नीचे उतरे। सामना करने के लिए जब मानसिंह की सेना बढ़ी तो एक सेनापति बल्लाल खां ज्यादा ही जोश में था, और बल्लाल खां क्रोध में महाराणा प्रताप के सामने जैसे ही आया, प्रताप ने गुस्से में आकर अपनी तलवार के एक ही झटके से बल्लाल खां की गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। तो बल्लाल खां ये वो व्यक्ति था जिसे प्रताप ने घोड़े सहित काट दिया था। कहते हैं कि यहां महाराणा प्रताप का सामना मानसिंह से हुआ। मर्दाना हाथी पर सवार है मानसिंह, चेतक पर सवार है महाराणा प्रताप, दोनों का आमने सामने हुआ। और बदायूं अपनी पुस्तक मुंतख्वाबुल तवारीख में लिखते हैं कि मर्दाना हाथी की सूंड में जो तलवार थी, चेतक के उछलकर मर्दाना पर वार करने के कारण पांव में चोट लगी और महाराणा प्रताप झुककर चेतक की तरफ देखने लगे। बदायूं जो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है, वो कहता है कि अच्छा मौका था मानसिंह के पास, वो वार कर सकता था, लेकिन उसका राजपूती खून बीच में आ गया। बदायूनी ने कुछ इस तरह इस बात को लिखा है कि जब एक राजपूत अपने दूसरे राजपूत भाई को छल के साथ मारना चाहता था, उसी वक्त उसका राजपूती खून बीच में आ गया। और मानसिंह ने ऐसा हरगिज नहीं किया और नहीं करना भी चाहिए। इस युद्ध में जब पहला आक्रमण हुआ प्रताप की ओर से हरावल का, जिसका नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहे थे, तो मानसिंह की सेना वापस भागने लगी। लेकिन एक मेहतर खां नामक व्यक्ति आता है और मेहतर खां भागती हुई मुगल सेना के सामने जोश के साथ चिल्लाता है कि हुजूर सलामत बादशाह आली अकबर जहांपना खुद आ रहे हैं इस युद्ध। जब अकबर के आने की सूचना भागते हुए मुगल सैनिकों ने सुनी तो उनमें वापस कॉन्फिडेंस आ गया, वापस आत्मविश्वास आ गया, और जो सैनिक अब तक भाग रहे थे पलटकर वापस इस स्थान पर जा पहुंचे। ये जो स्थान है ये रक्त तलाई नाम की जगह थी। यही वो जगह थी जहां हल्दी घाटी का युद्ध ऐतिहासिक रूप से लड़ा गया था और मुख्य रूप से लड़ा गया था। रक्त तलाई के मैदान में सेना आमने सामने टकरा रही थी। जब पीछे से अचानक आक्रमण हुआ तो प्रताप सहन नहीं कर पाए और स्थिति यह हुई कि चारों तरफ से शत्रुओं से घेर लिए गए। ऐसी स्थिति में एक सरदार बीच में आते हैं और इस युद्ध के मैदान में एक सरदार बीच में आते हैं जिनको हम झाला बीदा के नाम से पढ़ते हैं। झाला बीदा, इन्हीं का एक नाम झाला मन्ना भी बताया जाता है। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि झाला बीदा को झाला मन्ना बताने वाले जो इतिहासकार थे वो थे डॉक्टर पीएल पनगड़िया। डॉक्टर पीएल पनगड़िया ने झाला बीदा और मन्ना दोनों को एक ही व्यक्ति बताया है। ये झाला बीदा कौन थे? ये बड़ी सादड़ी के निवासी थे और ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी सादड़ी के निवासी थे झाला बीदा, झाला मन्ना बीच में आए और झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण किया और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान से निकलकर भागने लगे। घायल था चेतक, बीच में नाला आ गया, बलीचा नाला। ये बलीचा नाला खमनौर राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है। बलीचा नाला बीच में आया, चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने जीवन की आखिरी छलांग भरी और बलीचा नाले की उस पार जा तक चेतक ने प्राण त्याग दिए। आज भी चेतक की समाधि बलीचा गांव में स्थित है। महाराणा प्रताप आगे बढ़े और कोल्यारी नाम के गांव में पहुंचे। ये कोल्यारी वो गांव है